राजस्थान जेल प्रेरी एग्जाम 2025 हमारा ये पांचवा कंप्लीट मॉडल पेपर है। टोटल 55 क्वेश्चन इसके अंदर हम हल करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान की भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति से हैं, और 25% जो है वो राज्य व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो शामिल हैं। प्रश्न है, सर्वाधिक ताम्र उपकरण राजस्थान में किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, सर्वाधिक जो ताम्र उपकरण है यानी तांबे के जो उपकरण है वो किस पुरातन स्थल से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बागोर या फिर ओजियाना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, सीकर से संबंधित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। अगर उत्खनन की बात करूं तो 1977 के अंदर आर सी अग्रवाल है, ठीक है, आर सी अग्रवाल के द्वारा जो है वो उत्खनन किया गया था। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? जो ताम्र उपकरण है, ठीक है, ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है। इसके अंदर सर्वाधिक जो है वो तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और 99% जो तांबा है वो शुद्ध तांबा इनके उपकरणों में पाया गया है। ठीक है, 99% जो है वो शुद्ध तांबा पाया गया है। और इसके अलावा और मुख्य बात क्या है कि इस सभ्यता के अंदर जो घर और जो बांध थे वो पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये बात एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखनी है। सीकर, कांतली नदी, 1977 में आर सी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है, और सर्वाधिक जो ताम्र उपकरण है वो मिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम निम्न में से किस संघ का निर्माण किया गया? सबसे पहले 18 मार्च 1948। ठीक है, 18 मार्च 1948 को किसका सबसे पहले जो है वो किस संघ का निर्माण किया गया? मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, और एक कौन सा ठिकाना था? एक नीमराणा ठिकाना। 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। ठीक है, नीमराणा, और 4 रियासतों को मिलाकर जो है वो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था 18 मार्च 1948 को। ठीक है, और जो ये मत्स्य संघ जो नाम था, ये किसने सजेस्ट किया था? इसका सुझाव किसने दिया था? के एम मुंशी के द्वारा जो है वो इस नाम का सुझाव दिया गया, मत्स्य संघ का। ठीक है, और अगर बात करूं कि जो प्रधानमंत्री है इस संघ के किसे बनाया गया था? शोभाराम कुंभावत को जो है वो, ठीक है, शोभाराम कुंभावत को जो है वो प्रधानमंत्री बनाया गया था, पीएम बनाया गया था। कहाँ के निवासी थे? अलवर रियासत के रहने वाले थे। ठीक है, और बात करूं राज प्रमुख की, ठीक है, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उदयभान सिंह को। ठीक है, उदयभान सिंह को जो है वो राज प्रमुख बनाया गया था, धौलपुर शासक उदयभान सिंह को। ठीक है, तो ये सारी बातें एग्जाम के अंदर जो पूछी गई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। ठीक है, 4 रियासतें और एक ठिकाना था, कौन सा? नीमराणा, वर्तमान में कोटपुतली बैरोड के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में मांगरोल में संपन्न हुआ था? ठीक है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी? 1939 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये जो अधिवेशन है वो भी किसकी अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ था? नैनूराम शर्मा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम देशी रियासत जहां सर्वप्रथम जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, शाहपुरा, किशनगढ़, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहपुरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। शाहपुरा रियासत के अंदर सर्वप्रथम जो है वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1910 ईस्वी में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन है वो किसने किया था? देखो, वीर भारत सभा का गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथिक, रणछोड़दास गटानी, केसरी सिंह बारठ या आनंद राज सुराणा? वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो केसरी सिंह बारठ के द्वारा 1910 के अंदर की गई थी। ठीक है, और एक है वीर भारत समाज, उसकी जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, सिर्फ एक नाम का डिफरेंस है। ठीक है, वीर भारत समाज की जो, ठीक है, समाज की जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, और वीर भारत सभा की जो स्थापना है वो केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई थी 1910 में। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक और वीर भारत सभा केसरी सिंह बारठ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की एकमात्र शैली जिसमें वेश्याओं के चित्र व्यापक संख्या में बनाए गए थे। ठीक है, वेश्याओं के चित्र जो है वो सर्वाधिक बनाए गए थे, जयपुर, जैसलमेर, अलवर या फिर बूंदी?
तो किस रियासत में बनाए गए थे? अलवर शैली के अंदर जो है वो इसके जो है वो वेश्याओं के चित्र जो है वो व्यापक संख्या में बनाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कूद नृत्य किस जनजाति का है? भेल जनजाति का, मीणा जनजाति का, कथोड़ी जनजाति का, या फिर ग्रासिया जनजाति का? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कूद नृत्य जो है उसके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। किस जनजाति का नृत्य है? ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। ठीक है। इसी के साथ ग्रासिया जनजाति का एक अन्य नृत्य है वालर नृत्य। ठीक है। उसके अंदर भी जो है वो वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। वालर नृत्य वाला एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कूद नृत्य वाला अभी तक एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि वालर और कूद जो है दो ऐसे नृत्य हैं जिनके अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं, वालर और कूद दोनों ही जो है वो ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध बोली का क्षेत्र राठ कहा जाता है? अहिरवाटी, राठी, हीरावाटी, हिरावल, या फिर उपयुक्त सभी? तो इन सभी के जो बोली का जो क्षेत्र है उसको राठ कहा जाता है। ठीक है। अलवर, भरतपुर, इस तरफ जो मेवात क्षेत्र है उसके अंदर जो है वो ये बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है। मेवात क्षेत्र के अंदर जो है वो ये बोलियां जो है वो बोली जाती हैं। ठीक है। इसको राठ क्षेत्र भी कहा जाता है, राठी बोली के कारण इसको राठ क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुसुरुलक क्या है? पैर का आभूषण है, हाथ का आभूषण है, कान का आभूषण है, गले या फिर छाती का आभूषण है? तो दुसुरुलक जो है वो गले और छाती पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि असुमेलित का चयन करना है। ठीक है। असुमेलित का चयन करना है। खुमान रासो की जो रचना है वो किसने की थी? दलपति विजय, बिसल देवरासो नरपति नाल, विजय पादरासो नल सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी जो है वो सुमेलित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं। ठीक है। अवरोही क्रम क्या है? बड़े से छोटे की ओर। ठीक है। बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। इसको आप ऐसे भी, अगर आपको कंफ्यूजन होती है आरोही अवरोही नाम ध्यान में रखने में कि कौन से में क्या होता है, तो देखो अवरोही नाम बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि बड़े से छोटे की ओर। आरोही नाम जैसे छोटा है तो छोटे से बड़े की ओर। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो अवरोही क्रम क्या होगा? सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले। तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, या फिर चंदन? तो कौन सी वनस्पति जो है वो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? कैक्टस। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित पलाया झीलें जो प्राय निम्न कगारों से घिरी होती हैं क्या कहलाती हैं? खादर कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी कहते हैं, खड़ीन कहते हैं, या फिर बरखान कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ीन कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुमेलित करना है। गंभीरी नदी, ठीक है, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी, बाणगंगा नदी, पार्वती नदी और साबी नदी। एक तरफ जो है वो नदियां दे रखी हैं और दूसरी तरफ क्या है, जो इनसे संबंधित जो जिले हैं वो जिले दे रखे हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो है वो सुमेलित करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, गंभीरी नदी जो है वो कहाँ पर हो जाएगी? करौली, सवाईमाधोपुर और भरतपुर। ठीक है। उसके बाद जो बाणगंगा नदी है वो कहाँ पर हो जाएगी? बाणगंगा नदी हो जाएगी जयपुर, दौसा, भरतपुर। ठीक है। पार्वती नदी करौली, धौलपुर, साबी नदी जयपुर और अलवर। ठीक है। तो इस तरफ जो मैं है वो लिख देता हूँ। ठीक है। ए के अंदर जो है वो फोर्थ होगा। ठीक है। बी के अंदर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। 4 3 2 1। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? लाल लोम मृदा पाई जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, दौसा, या फिर भीलवाड़ा, अजमेर? तो लाल लोम मृदा यानी लेटेराइट मृदा जो है वो
किन जिलों में पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा डूंगरपुर। क्या होता है? ये जो मृदा है वो किन से बनी होती है? ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट चट्टानों से जो है वो बनी होती है। इन चट्टानों से जो है वो मिलकर बनी होती है लाल लोमी मृदा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, उदयपुर का कुछ भाग, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, इनमें जो है वो लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का वह भौतिक भूभाग जो वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र होगा? ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में किस तरफ है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? वानिकी और जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है जल संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, बाढ़ नियंत्रण करना और जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, तो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य जो है वो कौन सा नहीं है? बाढ़ नियंत्रण करना इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों जो कार्य है वो इसके द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के उद्देश्य में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि गंग नहर परियोजना से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई होती है? बीकानेर, गंगानगर, जयपुर या फिर चूरू? तो देखो, गंग नहर परियोजना, ठीक है, प्रथम नहर परियोजना थी राजस्थान की। ठीक है, प्रथम नहर परियोजना थी। ठीक है, अगर बात करूं, ठीक है, इसके जो इंजीनियर मान लो या फिर जो रूपरेखा जिसने तैयार की हो, ठीक है, किसने की थी? कंवर सेन ने, कंवर सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब से कब तक बनी थी? 1921 से 27 के मध्य जो है वो इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, गंग नहर का सबसे जो सिंचाई है वो, यानी सर्वाधिक जो लाभ है वो किस जिले को मिलता है? गंगानगर को मिलता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की जो है वो प्रथम नहर परियोजना थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसका प्राचीन नाम था बीकानेर नहर। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर नहर इसका प्राचीन नाम था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नाल मारवाड़ को मेवाड़ के साथ जोड़ती है? मारवाड़ को मेवाड़ के साथ, जीलवा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, देसूरी की नाल या फिर फुलवारी की नाल? तो देसूरी की नाल जो है वो मारवाड़ को मेवाड़ के साथ जोड़ती है। कहाँ पर स्थित है? पाली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नरमा किसे कहते हैं? मशरूम को, कपास को, तारामीरा को या फिर बाजरा को? तो नरमा किसे कहा जाता है? कपास को नरमा कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जिले का युग्म राजस्थान में कत्था, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अकेशिया केटचू का मुख्य उत्पादक है। कत्थे का मुख्य उत्पादक है। उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, बारा, सीकर, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर। तो कत्थे का जो है वो प्रमुख उत्पादक है वो कौन सा है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले जो है वो कत्थे के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, कथोड़ी जाति के द्वारा क्या है? कथोड़ी जाति के द्वारा जो है वो हांडी प्रणाली से क्या किया जाता है? कत्थे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्मिलित करना है, सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है जोधपुर। ठीक है, तो ए के अंदर क्या हो जाएगा? ए के अंदर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, उसके बाद है न्यूनतम ऊन उत्पादक जिला, सबसे कम ऊन उत्पादक जिला हो जाएगा झालावाड़। बी के अंदर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो सी के अंदर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, सर्वाधिक दूध उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? डी के अंदर हो जाएगा फर्स्ट, जयपुर। ठीक है, 2 3 4 1। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गौवंश से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? राज्य में सर्वाधिक गोवंश उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। राठी नस्ल को दूध देने में अग्रणी होने के कारण राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। लाल सिंधी एवं साहिवाल की मिश्रित नस्ल थारपारकर है। ठीक है, ये बात क्या हो जाएगी? ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, नागौरी गोवंश का मूल स्थान जो है वो नागौर जिले का सुहालक प्रदेश है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला प्रश्न है कि योजना काल में राजस्थान में कृषि उत्पादन में असातित वृद्धि होने का निम्न में से कौन सा कारण है? सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विस्तार व कृषि योग्य भूमि में वृद्धि, अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग, उर्वरक एवं कीटनाशकों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग या फिर उपयोग सभी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक व कीटनाशकों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करो। सीकर जिले में उत्तम किस्म का ग्रेनाइट मिलता है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। तो दोनों जो तथ्य हैं वो सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत व प्राचीन उद्योग है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर, ठीक है, ब्यावर में की गई थी। ठीक है, इसके आगे अजमेर क्यों लिखा है? क्योंकि उस समय जो है वो ब्यावर जिला नहीं था। ठीक है, तो इसलिए अजमेर लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी सही बात है। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में स्पिन फेड की स्थापना 1991 में हुई थी, ये बात गलत हो जाएगी। स्पिन फेड की जो स्थापना है वो 1993 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है कि यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? सकल प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, मोदीकृत घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। क्या है कि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष क्या बचेगा? सकल प्राथमिक घाटा। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। ठीक है, बाहर, दूर, भीतर या फिर खालिस्तान के अलावा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भीतर। ठीक है, यानी एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर। ठीक है, यहाँ पर खालिस्तान है तो क्वेश्चन के अंदर वो ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित माल और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? घरेलू आय कहलाती है। ठीक है, यानी लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस राज्यपाल का कार्यकाल है वो सर्वाधिक सबसे लंबा रहा है? बी आर पाटिल, गुरमुख निहाल सिंह, मदन लाल खुराना या फिर कलराज मिश्र। तो सर्वाधिक जो लंबा कार्यकाल है वो गुरमुख निहाल सिंह का रहा है। ठीक है, 1956 से लेकर 1962 तक जो है वो ये राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? भाग 5, भाग 6, भाग 7 या फिर भाग 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाग 6। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 को राज्य का संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा मुख्यमंत्री नियुक्त होने के समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था? ठीक है, यानी निम्न मुख्यमंत्रियों में से मुख्यमंत्री जब नियुक्त हुए थे उस समय जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे। टिक्काराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा राजे या फिर बरकतुल्ला खां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ पहाड़िया 1980 के दौरान जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे, लेकिन उस समय जो है वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होने के बगैर जो मुख्यमंत्री चुना जाता है तो उसके बाद उसको 6 महीने के अंदर जो है वो विधानसभा का सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969, मंगल राय, मोहन मुखर्जी, एस डी उज्जवल या फिर बी मेहता। तो पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? मोहन मुखर्जी थे। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमलकांत बरवा, कैलाश नाथ वांचू, मदन लाल या फिर वैभव प्रसाद। तो सर्वाधिक लंबे समय तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन रहे हैं? कैलाश नाथ वांचू रहे हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तांबे का मुख्य अयस्क है वो कौन सा है? कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, चेलकोपाराइट या फिर मेलेचाइट। तो तांबे का जो मुख्य अयस्क है वो कौन है? चेल कोपाइराइट। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाता है? एक अनुष्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम, एक प्रक्रम या रुद्रोध्रम प्रक्रम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसके अंदर ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है क्या कहलाता है? रुद्रोध्रम प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता है, इसका कारण क्या है? यानी प्रकाश में रहने के बाद, तेज प्रकाश में रहने के बाद जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है
तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्यों? नेत्र का शीघ्र ही स्थिति अनुरूप संमंजित नहीं कर पाना, क्षण भर के लिए दृष्टिपटल का असंवेदनशील हो जाना, परितारिका द्वारा पुतली का तुरंत न फैल पाना, या फिर लेंस व दृष्टिपटल के अंतराल को संबंधित होने में देरी होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? परितारिका द्वारा पुतली का तुरंत न फैल पाना। जब पुतली जो है वो तुरंत फैल नहीं पाती है तो क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एल्कली धातुओं के परिवार का सदस्य नहीं है? ठीक है, सदस्य नहीं है। एल्कली यानी क्षार धातुओं के परिवार का सदस्य नहीं है। देखो इसके अंदर कौन कौन से हैं, इस परिवार के अंदर कौन कौन से सदस्य हैं? पोटेशियम है, ठीक है, और सींजियम है, CS है, सींजियम है, ठीक है, Li लिथियम है, ठीक है, Na सोडियम है, ठीक है, Rb रुबिडियम है, ठीक है। तो ये सदस्य हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है? पोटेशियम बता रखा है, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, Ra नहीं है, Rb होगा। रुबिडियम जो है वो एक सदस्य होगा, ठीक है। तो कौन कौन से सदस्य होते हैं? पोटेशियम, लिथियम, सिंजियम और रुबिडियम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टिटनेस जो है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु, फफूंद, विटामिन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टिटनेस जो है वो किसके द्वारा होता है? एक बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो क्या है? बैक्टीरिया रोग है, जीवाणु द्वारा होता है टिटनेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति जो है वो किससे संबंधित है? कैल्शियम से, वसा से, लोहा से या फिर खनिज से? तो हीमोग्लोबिन की जो उत्पत्ति है वो किससे संबंधित है? लोहा से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल में तेल की मिलावट से जीवों को क्या होता है? भोजन नहीं मिल पाता है, जल नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जल में तेल की मिलावट से क्या होता है? जीवों को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है उभयलिंगी पुष्प में मिलता है पुमंग और जायांग, पुकेसर, सभी दल या फिर जायांग। तो उभयलिंगी पुष्प के अंदर क्या मिलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुमंग और जायांग। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 24, 23, 48 या फिर 58। तो मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी होती है? 23 होती है, ठीक है, 23 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑडियोटरी नर्व क्या है? ऑडियोटरी नर्व में यानी श्रवण तंत्रिका, ठीक है, श्रवण तंत्रिका जो है वो क्या है? संवेदी तंत्रिका तंत्र है, प्रेरक तंत्रिका तंत्र है, मिश्रित तंत्रिका तंत्र है या फिर उपयुक्त सभी है। तो श्रवण तंत्रिका जो है वो क्या है? एक प्रकार की संवेदी तंत्रिका तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निम्न में से किस संस्था के निर्माण की परिकल्पना की गई है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर क्या गया है? एक त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो NDMA, उसके बाद स्टेट लेवल पर जो है वो SDMA और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला लेवल पर जो है वो DDMA, ठीक है। तो ये तीनों ही संस्थाएं जो है वो निर्माण की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार आपदा एक समुदाय के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। आपदा क्या है ये पूछना चाह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार आपदा क्या है? एक समुदाय के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, मानव, भौतिक, आर्थिक व पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है। ए या बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। आपदा क्या होती है? एक समुदाय के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, मानवीय, भौतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हीट एक्शन प्लान HAP की शुरुआत की गई है। इसके तहत पहला HP किस शहर के लिए तैयार किया गया है? ठीक है, कोच्चि, अहमदाबाद, आगरा या फिर चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा, ठीक है। आगरा के तहत, आगरा के लिए जो है वो हीट एक्शन प्लान के लिए HP की स्थापना की गई है, शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि ग्रीन मफलर जो है वो किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन
डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, जिससे गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? क्या होता है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित किए जाने पर वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस स्क्वाड्रन लीडर ने उड़ने वाली तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त किया है? पूजा रानी, साक्षी वर्मा, कंचन शर्मा या फिर मोहना शर्मा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहना सिंह, ठीक है। तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? मोहना सिंह। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वयं को एथम जारी करने वाला देश का पहला एनआईटी इंस्टीट्यूट कौन सा बना है? एमएनआईटी जयपुर, एनआईटी ट्रिची, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल? तो स्वयं को एथम जारी करने वाला देश का पहला एनआईटी इंस्टीट्यूट है वो कौन बना है? एमएनआईटी जयपुर। नेक्स्ट है कि भारतीय सिनेमा की किस प्रख्यात निर्देशन और लेखिका को AIFF 2025 में पद्मा पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? साई पराजपे, अर्शिता कठपालिया, संध्या पुरेचा या फिर सूर्यबाला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साई पराजपे। नेक्स्ट है कि IMT TRILAT चॉइस युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? भारत, मलेशिया, थाईलैंड, भारत, मॉरिशस, ट्यूनेशिया, भारत, मालदीव, थाईलैंड, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया? तो IMT ट्राइलेट चॉइस जो है युद्धाभ्यास वो किन के मध्य हुआ था? वो होता भारत, मोजाइक और तंजानिया, ठीक है। IMT नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। I यानी इंडिया, M यानी मोजाम्बिक और T यानी तंजानिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि 8वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन का बनने का गौरव हासिल किया है? आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, डोमू डोमराजू गुकेश या पी श्याम लिखिन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी गुकेश। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।